नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख ली होगी जो मैंने आपके साथ साझा की है। देखिए भाई, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे देखिए बस जो बेस्ट पॉसिबल है वो हमेशा करने का प्रयास करता हूँ। मैं मेरे समय से लगभग लगभग आधे घंटे पहले घर से निकल रहा हूँ। मगर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इवन आप लोगों ने शायद न्यूज़ के माध्यम से भी देख लिया होगा कि दिल्ली में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है। और मैं ये मानता हूँ दिल्ली में चाहे ना थोड़ी भी बारिश होती है ना, तब भी दिल्ली का ऐसा है कि भैया वो पूरी तरह डूब ही जाती है। जो देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली डूबी हुई है। मैंने कई बार मतलब बड़ी मुश्किल से, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं कैसे ही कितने संघर्षों के बाद शायद यहाँ तक पहुँचा हूँ। 3 घंटे, जो सफ़र बेसिकली तय करने में मुझे 1 घंटा 15 मिनट का समय लगभग लगता है, या मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 घंटा मान लीजिए, उसको कवर करने में मुझे 3 घंटे लगे। और वो भी आप यकीन मानिए कि मैंने कई बार पानी के बीच में से कैसे तैसे करके जैसे करके मैं पहुँच पाया हूँ। मगर मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि मैं करंट अफेयर की क्लास को इसलिए ही करना चाहता हूँ क्योंकि इसके पीछे लगभग लगभग मेरी खुद की 2 ढाई घंटे की मेहनत होती है। मैं इसके नोट्स बनाता हूँ प्रॉपरली बैठकर, एक एक खबर का विश्लेषण करता हूँ। और अगर मैं एक दिन के करंट अफेयर आपको नहीं करवाता हूँ ना, तो मान लीजिए कि मेरी शायद 2 से ढाई या 3 घंटे की मेहनत तो ख़राब हो गई और वो कंटेंट एक तरीके से वेस्ट हो गया, क्योंकि फिर करंट अफेयर का मतलब ही करंट अफेयर होता है कि जो ऑलमोस्ट उसी दिन कवर करवा दिए जाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर भी कवर करेंगे। बस ये जो सेशन है आपको 10 बजे की जगह इस तरीके से आज मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ, जो पहला ही सवाल है ना, वहाँ से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा। बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप जाकर बैठते हैं तो चलिए भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं कि भगवान अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखे। हम जो भी काम मेहनत और ईमानदारी के बल पे करना चाहते हैं उसमें हमारा साथ अवश्य दे। साथ के साथ जानते हैं आज का सुविचार, लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं, समंदर में रवानी नहीं, जब भी उठेगा तूफान बन के उठेगा। तो भैया जब भी तूफान बन के उठेगा तो उठेगा ही, ये चीज़ याद रखना। तो शांत समंदर को या शांत लहरों को देखकर ये मत समझिए कि उसमें रवानी नहीं है, रवानी बिल्कुल है। बस जब उठेगा तूफान तो भैया उठेगा ही उठेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक, चलिए जानते हैं दिन की पहली करंट अफेयर की खबर के बारे में। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में समय समय पर कई अलग अलग प्रकार की योजनाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एक देखने के लिए मिलती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बेसिकली उस योजना के माध्यम से जो बेसिकली स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगी, उन्हें 12th में पास होने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये तो स्कीम जो थी ऑलरेडी चल ही रही है बिहार के अंदर, ऑलरेडी ये स्कीम जो है कंटिन्यू है, चल ही रही है। अब यहाँ पर एक और स्कीम चलाई गई है। बेसिकली ये स्कीम चलाई गई है SC STs वाली, जो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, उनके लिए ये बेसिकली स्कीम चलाई गई है। तो यहाँ पर बिहार सरकार कहती है कि भैया हमने एक योजना लॉन्च करी है, ठीक है, जिस योजना के तहत हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। जिस योजना के तहत अगर आपने 10वीं में प्रथम मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं एक लड़की और वो SC और ST किसी से बिलोंग करती है, तो हम 10,000 रुपये देंगे ताकि उसकी शिक्षा को प्रमोट किया जा सके, वो आगे अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर सके। साथ के साथ अगर आपने सेकंड डिवीज़न हासिल करी है 10th क्लास में, तो आपको हम क्या प्रदान करेंगे, 8,000 रुपये की जो राशि है वो प्रदान करेंगे। बेसिकली SC और ST वाली छात्राओं के लिए ये आपको देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ अगर आपने 12वीं कक्षा पास करी है प्रथम डिवीज़न से, तो आपको 15,000 रुपये की यहाँ पर राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। और सेकंड डिवीज़न वाले छात्रों को भी, छात्राओं को, बेसिकली लड़कियों को, छात्राओं को भी एक रकम, एक पैसा जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। ये स्कीम की बेसिकली जो ऑनलाइन जो बच्चे पास हुए हैं इस बार, वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मई के आसपास से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाले जा रहे हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे दस्तावेज़ों की इसमें ज़रूरत होगी। बेसिकली आप वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम को सर्च करके वहाँ पर इसके बारे में देखकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप भी SC ST में आते हैं, एक छात्रा हैं, एक लड़की हैं, और अगर आपने 10th या 12th में फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न हासिल करी है, तो आपको यहाँ पर एक राशि प्रदान की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है वो तो है ही सेपरेट, वो तो सबके लिए है, वो तो ऑलमोस्ट हर एक छात्रा के लिए है। उसमें SC ST केवल नहीं, उसमें सभी छात्राओं को ये पैसा जो है वो दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए इस खबर का विश्लेषण करेंगे। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं।
अगली खबर, बेसिकली देखिए आप सभी लोग ऑलमोस्ट ये बात जानते ही हैं कि केरल जो सरकार है, राज्य सरकार ने जो रेजोल्यूशन, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो बिल है वो पास कर लिया है केरल का नाम बदलने के लिए, और केरल का नाम केरलम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके पीछे केरल सरकार ने ये बताया कि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं, या फिर मलयालम में अगर बेसिकली हम बात करें तो केरलम ही देखने के लिए मिलता है। बेसिकली मलयालम में अगर हम बात करें तो नाम केरलम ही देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ 2023 में भी इसके लिए डॉक्यूमेंट पास करवाया गया था, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारणवश वो सही तरीके से पास नहीं हुआ था, जिसके चलते इसे दोबारा पास करवाया गया है। पिनारियन विजयन की सरकार आपको देखने के लिए मिलेगी, बेसिकली सीएम वो मिल जाएंगे, और पक्ष और विपक्ष ने पूर्ण बहुमत के आधार पर इसे पास कर दिया है। इसके बाद केरल सरकार ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसका नाम बदल दीजिए, साथ के साथ भारत के संविधान के तीसरे अनुच्छेद में संशोधन करके इस नए नाम को केरलम को इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी दूसरी करंट अफेयर की खबर। आशा करता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले भी जानते थे। इन केस अगर कोई नहीं जानता था तो शायद मैंने कुछ 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा ही बता दिए होंगे, जिसके चलते आपको 4 पॉइंट्स और पता चल गए होंगे। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हर एक दोस्त, हर एक चाहने वाले और हर एक उस विद्यार्थी के साथ जो कहीं ना कहीं शिक्षा चाहता है, सही प्रकार की, एक अच्छे प्रकार की शिक्षा के साथ जुड़ना चाहता है। अगली खबर, नेक्स्ट खबर सर, अगर हम बात करें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार, इनका जो टेन्योर है बेसिकली उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि अभी रॉ के अध्यक्ष कौन है, एनआईए के अध्यक्ष कौन है, और एक आदि और एजेंसी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके अध्यक्ष बेसिकली अभी आपको कौन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक अगली खबर, मैंने इस खबर का जो डिस्कशन है वो कल की क्लास में भी आपके सामने किया था, थोड़ा सा और हल्का सा और अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि ओम बिरला चुन लिए गए हैं, इलेक्ट कर लिए गए हैं स्पीकर लोकसभा के अंदर फॉर द सेकंड टर्म, दूसरी बार, सेकंड टर्म के लिए, दूसरी बारी के लिए। अगर हम बात करें इनसे पहले जो लास्ट ऐसे थे जो सेकंड टर्म के लिए चुने गए थे, उनका नाम पीए संगमा था। वो चुने गए थे 1996 से 98, फिर 98 से लेकर 98 में। इसके अलावा अगर हम बात करें ओम बिरला के बारे में, तो बेसिकली इनके पक्ष में जो वोट पड़े हैं उनकी संख्या है 293, और अगर वहीं इंडी अलायंस की हम बात करें तो वहाँ पर जो खड़े हुए थे उनका नाम मैं आपको बता दूंगा, उनके जो फेवर में वोट पड़े हैं वो 234 के आसपास देखने के लिए मिले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, ओम बिरला ने अपने पहले ही भाषण में नेशनल इमरजेंसी जो कि 25 जून 1975 को लगाया था उसके बारे में भी जिक्र किया। साथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी आपको नज़र आएंगे, साथ साथ भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चित्र में आपको नज़र आ रहे होंगे, और एक और व्यक्ति हैं जो इस चित्र में हैं जो किरण रिजिजू हैं। ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा और जानेंगे इस खबर के बारे में, बेसिकली हल्का सा और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे जब मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में अभी आपको समझाऊंगा। अगली खबर, नेक्स्ट खबर, देखिए यहाँ पर एक मिनिस्टर आपको दिख जाएंगे, बेसिकली एक मिनिस्ट्री संभालते हैं, एक मंत्रालय को संभालते हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ना CSIR के लिए 1 वीक 1 थीम कैंपेन जो है शुरू किया है। बेसिकली 1 वीक 1 थीम कैंपेन क्या है, तो इनका कहना है कि नई इनोवेशन, नई इनोवेटिव आइडिया, नई नई प्रकार की चीज़ें अब सप्ताह के हिसाब से, मतलब 1 वीक 1 थीम, इस तरीके से नई इनोवेशन आपको देखने के लिए मिलेगी CSIR के तहत। CSIR की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली CSIR की स्थापना कब करवाई गई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अगर आप BPSC UPSC प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि इन्होंने कुल मिला के 8 थीमें भी जारी करी हैं, तो वो 8 थीम भी आपसे पूछ सकता है पूरे चांसेस है। ठीक, इसके अलावा ये आपको देखने के लिए मिलेगा जून से लेकर दिसंबर के महीने तक। कब से लेकर कब तक, तो ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा जून से लेकर दिसंबर के महीने तक। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए जी, अगली खबर देखेंगे, नेक्स्ट खबर। अगली खबर आपके सामने आ रही है सर, देखिए बेसिकली उल्लास,
उल्लास एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जिस पे 1,30,32,00,000 के आसपास यूज़र्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से कई सारे टीचर्स हैं और कई सारे आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो उल्लास बेसिकली क्या करता है, तो आपको बेसिक एजुकेशन प्रदान करता है उल्लास। और इस उल्लास एप्लीकेशन के माध्यम से 2022 में बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था और 2027 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बेसिकली भारत में कई सारे क्षेत्रों को लिटरेसी रेट के तहत लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करने का प्रयास है भारत सरकार का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लद्दाख बिकम फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी। लद्दाख जो है साक्षरता दर के साथ 100% मतलब बेसिकली पूर्ण साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 97% साक्षरता दर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये किस वजह से हो पाया है, तो बेसिकली ये उल्लास की वजह से हो पाया है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, तो हम बेसिकली उल्लास की फुल फॉर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि उल्लास क्या है, उल्लास को कब लॉन्च किया गया था, उल्लास किस तरीके से काम करता है, उल्लास में कितने टीचर्स आपको मिलते हैं और कितने अभी स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, अगली खबर, नेक्स्ट खबर सर, इंटरनेशनल शुगर संबंधित यहाँ पर मीटिंग बेसिकली करवाई जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल शुगर संबंधित मीटिंग जो है वो करवाई जाएगी और 25 से लेकर 27 जून तक बेसिकली इसे करवा दिया गया है। अगर हम बात करें सर, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है शुगर का, और अगर प्रोड्यूसर में बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है शुगर का। इसके साथ साथ इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहों पर इसकी मीटिंग करवाई गई है, बताया गया है कि किस तरीके से काम होता है। ये सभी चीज़ें इस मीटिंग में आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। क्लियर चलिए नेक्स्ट खबर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह पटकनी दी सेमीफाइनल, मतलब बेसिकली जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का मैच था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। बेसिकली किसने हरा दिया था, तो भारत ने हरा दिया था। पहले ऑस्ट्रेलिया हारा था किससे, पहले ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारा था और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये था कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देगा और आराम से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया को भारत ने भी हरा दिया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, एक अच्छे खासे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपको मिल जाएंगे और भारत की कई सारी एड्स में भी देखने के लिए मिलते हैं, इवन आईपीएल में भी खेलते हुए नज़र आते हैं। ठीक, तो इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इन्होंने क्रिकेट के फॉर्मेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है आफ्टर T20 वर्ल्ड कप से जब ऑस्ट्रेलिया एग्जिट हुआ। साथ के साथ कल का मैच भी आप लोगों ने देखा होगा जहां इंग्लैंड को बुरी तरह पटकनी दी है भारत ने, और हम कह सकते हैं कि वो जो 2022 की वो लगान चुकाना जो था ना, तो वो 2022 का लगान भारत ने चुका दिया है, जहां T20 विश्व कप के मैच में इंग्लैंड ने भारत को बहुत बुरी तरह हराया था, 10 विकेट से हराया था और बेसिकली कल भारत ने शायद उसका बदला जो है वो ले लिया है। अब तो हम यही कामना करते हैं कि हम बहुत लंबा समय बीत गया है सर, शायद कई बार हम काउंट नहीं करते, पर 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते थे। 13 साल और 4 साल कुल मिला के 17 साल के आसपास का समय हो गया है जब से हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता है T20 वाला। तो अगर भारत वर्ल्ड कप जीत पाता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात देश के लिए कुछ और नहीं होगी, क्योंकि देश सर्वश्रेष्ठ है, देश सबसे पहले आता है, उसके बाद दुनिया की सारी चीज़ें हमारे लिए आती हैं। चलिए जी, आगे है सर, बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं सर एक नदी विवाद के बारे में। ठीक, और पाकिस्तान के यहाँ पर आपको कई सारे डेलीगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में बेसिकली की गई थी, और लगभग आप यकीन मानिए सर शायद 120 से ज़्यादा बार मीटिंग हो चुकी है। भारत कई बार कहता है कि भारत को इस पर बांध बनाने, और इवन भारत बांध बना भी रहा है, एक रैटल डैम बना रहा है, एक किशन गंगा बेसिकली बांध जो है भारत बना रहा है, और उसका विरोध करता है पाकिस्तान और कहता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ है, जिसके चलते कई बार भारत पाकिस्तान के बीच मीटिंग हुई है। लास्ट मीटिंग 2023 के अंदर हुई थी जिसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, भारत को कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जिसके बाद ही पाकिस्तान के होश ठिकाने आएंगे। अन्यथा जब उंगली सीधी करके घी ना निकल रहा हो तो भैया उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाती है, और कई बार चम्मच से भी निकालने का प्रयास करना पड़ता है घी को। तो वही कुछ पाकिस्तान के साथ है सर, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, टेढ़ी करके भी देख लिया, मुझे लगता है कि घी नहीं निकल रहा है, तो अब चम्मच का ही इस्तेमाल करके घी निकालना पड़ेगा। तो भारत को दिखाना पड़ेगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे भारत जीत सकता है। आगे चाइना का चैंगी 6, मतलब बेसिकली चैंगी 6 जो है वो एक तरीके से फार साइड वाला जो मून का बेसिकली जो फार साइड है वहाँ से
रॉक्स, मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस आ गया है। कुल मिला के मेरे ख्याल से शायद 53 डेज़ का समय लगा है। ये पूरे के पूरे मिशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छी बात है यार। देखो, जो चीज़ सराहनीय है, अगर ये काम नासा ने किया होता तो भी हम नासा की शायद सराहना कर रहे होते। तो अगर ये काम चाइना ने किया है तो यार देखो, उसकी सराहना करना बनता है। अगर दुश्मन भी कोई बेहतर काम करता है तो उसकी भी सराहना करना ज़रूरी है। अगर उस समय भी हम उसकी आलोचना करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो हम ये मान चुके हैं कि वो जो दुश्मन है हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम उस समय भी उसकी आलोचना कर रहे हैं तो हमने मान लिया है कि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसी के चलते हम केवल उसकी आलोचना कर रहे हैं। मगर यदि हम दुश्मन की कामयाबी पे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए हमारे दिल में ये है, हमारे दिमाग में ये है कि इससे बेहतर हम कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। ठीक है, तो वही मैं कहूँगा। चलिए सर, अब एक एक करके क्वेश्चन के फॉर्मेट में डील करते हैं। ठीक, सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति योग्यता छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सही कथन कौन सा है? बेसिकली मैंने आपको बता दिया, स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इस योजना के तहत बेसिकली वो कौन सा कथन है जो सही है और कौन सा कथन है जो गलत है। ये क्वेश्चन देखो, बिहार ऑल है। ये मैं ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जो है बिहार ऑल एग्ज़ाम है और ये 100% जैसा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। इसके अलावा मुख्यमंत्री एक और जो योजना मिल जाती है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना करके एक और योजना मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे ये जो स्कीम मिल जाती है सर, इस स्कीम के तहत कितने पैसे दिए जाएंगे? तो इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे 25,000 रुपये। 25K इस स्कीम के तहत बेसिकली 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है और सबको दिए जाएंगे। ठीक है ना, सभी छात्राओं को बेसिकली दिए जाएंगे। ऑल गर्ल स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिए जाएंगे आफ्टर 12th पास। मगर अगर हम बात करें बेसिकली मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के बारे में, तो इस योजना के तहत केवल SC और ST की जो छात्राएं आपको मिल जाएंगी और SC ST की छात्राएं जिन्होंने 10th पास करी है, 10th पास करी है सर फर्स्ट डिवीज़न से, पहले डिवीज़न से अगर पास करी है, और अगर 10th पास करी है सेकंड डिवीज़न से, तो इन्हें एक राशि दी जाएगी, इन्हें एक पैसा दिया जाएगा। 8,000 रुपये यहाँ दिया जाएगा और यहाँ दिया जाएगा 10,000 रुपये। ठीक, और बेसिकली अगर हम बात करें, वहीं उन्होंने 12th पास करी है प्रथम श्रेणी से तो 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और 12th पास करी है द्वितीय श्रेणी से तो उन्हें 10,000 रुपये की एक राशि जो है वो दी जाएगी, जिसके चलते वो अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे की शिक्षा जो है वो हासिल कर सके, जिसके चलते इन्हें ये पैसा दिया जाएगा। क्लियर? तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। मतलब चारों की चारों स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को 10,000 रुपये। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर भी ये छात्रों लिखा है, ये छात्राओं होगा। ठीक, मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये छात्रों लिखा है, यहाँ पर छात्राओं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये देख सकते हैं नीतीश बाबू की ये योजना है। चलो, कोई अच्छा इनिशिएटिव, अगर मैं फिर वही कहूँगा कि अगर अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर, प्रशंसा कीजिए। और अगर सरकार, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जो हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में नहीं है या फिर जो समाज के फेवर में नहीं है, तो हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पर हम उनकी आलोचना करते हुए भी आपको नज़र आएंगे। ठीक, चलिए जी, आगे है वर्ष 2022-23 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए प्रमुख पुरस्कार बिहार के कितने कलाकारों को दिया गया था? तो बेसिकली बिहार के 5 आपको कलाकार देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और वो कौन कौन मिल जाएंगे? आसिफ अली हैदर, सीताराम सिंह, नीतू कुमारी, आसिफ अली हैदर, सीताराम सिंह, नीतू नाम की एक महिला मिल जाएंगी बेसिकली। ठीक है, नीतू कुमारी, इसके अलावा प्रेमलता मिल जाएंगी और भारत व्यास मिल जाएंगे। नीतू कुमारी,
प्रेमलता और भरत व्यास, भरत व्यास करके एक व्यक्ति मिल जाएंगे। ये 5 हैं। और 2022 और 2023 दोनों के दोनों जो पुरस्कार हैं वो एक ही साथ वितरित किए गए हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। चलिए जी, आगे है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा नीम का शहद, बेसिकली ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसे रिलीज़ किया गया। और अगर हम बात करें ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सवाल यहाँ पर ये है, तो विधान परिषद के एक सदस्य आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। उनके द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के द्वारा बेसिकली ये पुस्तक, ये किताब आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। आगे है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है। बेसिकली यहाँ पे केरलम करने का प्रस्ताव जो है वो पास किया है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, केरलम इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो केरला सरकार ने भारत सरकार से संविधान में भी नाम बदलने की मांग करी है। संविधान में भी केरला का नाम केरलम करने की मांग की है। अनुच्छेद 3 को संशोधित अमेंड करके, ठीक है। इसके अलावा केरल सरकार ने तर्क क्या दिया है, तो केरल सरकार कहती है कि मलयालम भाषा में बेसिकली आपको नाम केरलम ही देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, तो मलयालम भाषा में बेसिकली नाम केरलम ही देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, केरला की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, 1956 को, जिसके चलते 1 नवंबर को ही मनाया जाता है स्टेटहुड डे ऑफ केरला। स्टेटहुड डे ऑफ केरला बेसिकली इसी दिन मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। आशा करता हूँ जितने पॉइंट स्क्रीन पे लिखे हैं सारे के सारे समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहले पढ़ा है और कोई एक आधा पॉइंट भी मिस हुआ था तो याद रखिए, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही मिलकर इसे साझा पास करवाया है। सीएम आपको मिल जाते हैं पिनारियन विजयन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का महानिदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। बताइए आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा प्रवीण सूद की अगर हम बात करें, बेसिकली लास्ट अगर आप देखेंगे तो ये सीबीआई के आपको डायरेक्टर मिल जाते हैं, ठीक। ये बेसिकली सीबीआई के डायरेक्टर मिल जाते हैं। सदानंद वसंत डेट, इनका संबंध एनआईए से मिलता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। रवि सिन्हा, ये आपको रॉ के अध्यक्ष मिल जाते हैं, रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग के। और सवाल का सही जवाब है तपन कुमार देका। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है तपन कुमार देका। सवाल पूछेगा 100%। अपॉइंटमेंट की मैंने ऑलरेडी एक सर रिकॉर्डिंग जो है वो डलवा रखी है वीडियोस वाले सेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट की आपको एक ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो तपन कुमार देका इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, रवि सिन्हा रिसर्च एनालिटिक्स विंग्स रॉ, सदानंद वसंत डेट, इनका संबंध एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और सीबीआई प्रवीण सूद आपको बेसिकली डायरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक। बाकी शायद एमटीएस की वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, तो जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं, 10वीं पास छात्र हैं, वो बिल्कुल संकोच ना करें, ये ना सोचें कि अब हम क्या करेंगे, कैसे काम बनेगा। भैया वैकेंसीज ताबड़तोड़ आ रखी हैं, आप ज़रूर तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए। 10वीं पास वाली वैकेंसी है एमटीएस की, तो तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कत है, करेंगे तो आसान है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में बेसिकली कौन चुने गए हैं।
कौड़ी कुनिल, सुरेश, ओम बिरला, भरत तुहारी, मेहताब या फिर निर्मला सीतारमन। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। बेसिकली ये अपोजिशन में खड़े हुए थे। केरला के एक नेता हैं, बेसिकली मेरे ख्याल से 7 से 8 बार चुनाव जीते हैं। अपोजिशन में ये थे। 233 वोट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें। एक तरीके से जीतने वाले हैं ओम बिरला। सेकंड टर्म के लिए जीते हैं, मतलब सेकंड टर्म के लिए बने हैं। बेसिकली 18th लोकसभा यहाँ पर आप बोल सकते हैं। 18th लोकसभा ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन्हें वोट मिले हैं 293, 293 वोट्स बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे। भर्तृहारी मेहताब की अगर हम बात करें तो ये आपको प्रोटम स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। प्रोटेम स्पीकर बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। उड़ीसा की कटक सीट से जीत के आए हैं, उड़ीसा कटक सीट से, ठीक है जी। इसके अलावा ओम बिरला की अगर हम बात करें सर, कोटा सीट से जीत के आए हैं। इनकी अगर हम बात करें सर, ये आपको मिलते हैं केरला से संबंधित, केरला से ये जीत के आए हैं लोकसभा में, ठीक है। बाकी निर्मला सीतारमन के बारे में आप जानते ही हैं, करंट एफएम आपको मिल जाएंगी, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर एक आधा पॉइंट कहीं नहीं पता था तो वो भी आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा 4 बार आज तक चुनाव हुए हैं सर स्पीकर के लिए, 52, 67, 76 और 2004। 1952, 1967, एक 1976 दिखा देता है और एक 2024 2024 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर बेसिकली तो लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर जो आपको मिलते हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर, सबसे लंबे समय तक जो स्पीकर रहे हैं अभी तक 9 साल 336 दिन के आसपास, उनका नाम है बलराम झाकर। बलराम झाकर बेसिकली ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है बलराम झाकर जी का रिकॉर्ड भी आपको टूटते हुए नज़र आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, ओम बिरला इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की गई 1 वीक 1 थीम पहल किस संगठन के अंतर्गत आती है। बेसिकली अगर हम बात करें किसके अंतर्गत, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली अगर हम बात करें सर तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलता है CSIR यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और मैंने आपको बताया 1 वीक 1 थीम का बेसिक में अर्थ क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब यहाँ पर CSIR है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, CSIR सवाल का सही जवाब है, ठीक। इसके साथ साथ CSIR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 के दिन, ठीक। कब स्थापना हुई थी? तो 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी CSIR की। यहाँ पर आप स्थापना की डेट, स्थापना की तिथि भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया थीम आपको कब से लेकर कब तक सेट करने के लिए मिलेगी, तो जून से लेकर दिसंबर तक बेसिकली इस प्रोग्राम को भी सेट किया गया है। इसमें कुल मिला के अभी 8 थीमों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 24 से लेकर 28 जून तक की थीम आपको मिलेगी एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइसेस। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है और बीपीएससी में भी आ सकता है, वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब ये जो थीम वाला क्वेश्चन है ना कि थीम क्या क्या रखी गई है, ये या तो यूपीएससी में आएगा या बीपीएससी में आएगा या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में आएगा स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर, ठीक। इसके अलावा सेकंड थीम जो 15 से 20 जुलाई की रखी गई है वो रखी गई है केमिकल्स इंक्लूडिंग लेदर एंड प्रोटोकेमिकल्स। थर्ड रखी गई है एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ये 2 से लेकर 30 अगस्त तक आपको मिलेगी। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग 2 से लेकर 6 सितंबर। एग्री न्यूट्रिशन एंड बायोटेक 21 से लेकर 26 अक्टूबर। हेल्थ केयर 11 से लेकर 15 नवंबर। माइनिंग मिनरल्स मेटल्स एंड मटेरियल्स 25 से लेकर 30 नवंबर। और इकोलॉजी इन्वायरमेंटल अर्थ ओशियन एंड साइंस एंड वाटर 10 से लेकर 17 दिसंबर।
अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट है कि ये 2 से लेके 30 अगस्त कैसे हो सकता है, तो सर ये जो डाटा है आपके सामने, ये मैं पीआईबी से निकाल कर लेकर आया हूँ पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से मैंने टाइप नहीं किया हुआ डाटा, वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर पूरा प्रॉपर लगा रखा है। तो अगर ये डाटा आप समझ सकते हैं कि सरकारी डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, मैंने मेरी तरफ से कुछ टाइप नहीं किया है इसमें, तो ये नहीं बोल सकते कि हम वो वाला डाटा गलत हो सकता है, क्योंकि सरकार खुद जब ये डाटा दे रही है तो हमें तो उस डाटा को ही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने अगर डाटा टाइप करने में कोई गलती कर दी है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वही एक ऑफिशियल सोर्स है जिससे हम डाटा निकाल सकते हैं। क्लियर। और ये चीज़ याद रखना सर, अगर किसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो 100% वही इंपॉर्टेंट है वो, और पूरी उम्मीद है पूछा जाएगा। चलिए जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है? बेसिकली 97% यहाँ पर इन्होंने साक्षरता जो है वो हासिल कर ली है। किसके तहत हासिल करी है सर? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बेसिकली इन्होंने हासिल करी है। उल्लास एक एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा, और इस एप्लीकेशन पे कुल मिला के जो अभी आपको छात्र और टीचर देखने के लिए मिल जाएंगे उनकी संख्या है 1.29 करोड़, ठीक है, जिसमें से 77 लाख स्टूडेंट हैं और 35 लाख टीचर हैं। 1.29 करोड़ यूज़र्स बेसिकली आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें से 77 लाख तो स्टूडेंट्स हैं, छात्र आपको मिलेंगे, और बेसिकली 35 लाख यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्या? टीचर्स, ठीक है जी। ये जो उल्लास आपको देखने के लिए मिलता है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको देखने के लिए मिलता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको देखने के लिए मिलता है, और इसका टारगेट है 2022 से 2027 के अंदर अंदर बेसिक एजुकेशन के तहत कई सारे क्षेत्रों को लिटरेसी रेट में फुलफ़िल करना, मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट या फिर वहाँ पर 100% लिटरेसी रेट आपको करते हुए ये नज़र आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर कि उल्लास का संबंध या बेसिकली उल्लास आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, तो इसी को हम न्यू लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2022 से लेके 2027 तक ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। सवाल का सही जवाब लद्दाख है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालना, पूरे चांसेस है ये सवाल आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अभी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान, आप जानते हैं, वो आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था यूटी, यूनियन टेरिटरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली, चेयर्ड बाय विच कंट्री? बेसिकली इसे कौन चेयर कर रहा है? तो भाई बेसिकली इसे भारत ही चेयर कर रहा है। 25 से लेके 27 जून तक ये बैठक आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर, उपभोक्ता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, मतलब उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है और कंजप्शन में पहले नंबर पर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा उत्पादन में, प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे कौन मिलेगा? तो चीनी के प्रोडक्शन में सबसे अधिक जहाँ प्रोडक्शन होती है वो आपको ब्राज़ील देखने के लिए मिल जाएगा फर्स्ट पे, ठीक। इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं सर, अब इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लगातार बेसिस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या होगी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 से लेकर 27 जून नई दिल्ली के अंदर द एपेक्स बॉडी इन शुगर इंडस्ट्री ISO फॉस्टर्स collaboration among nations and stakeholder to create more sustainable and efficient global sugar market। बेसिकली एक सस्टेनेबल, सतत और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ग्लोबल शुगर मार्केट बनाने के लिए ये ISO एक बॉडी आपको मिल जाती है, मोस्ट इफेक्टिव बॉडी है।
किससे संबंधित? शुगर से संबंधित। इसकी 64वीं नंबर की जो बैठक करवाई जा रही है बेसिकली भारत नई दिल्ली के अंदर, इससे संबंधित जो कुछ विजिट हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिलती हैं। आगे है, डेविड वार्नर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के लिए ऐलान कर दिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं भैया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि ये सवाल हमारे परीक्षा में पूछा जाएगा, बट फिर भी एक खबर है, करंट अफेयर की न्यूज़ में रही है तो हमें पता होना चाहिए। देखो, बताने को मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि इन्होंने कितनी शतक मारी, कितनी सेंचुरीज रही, बट मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि नहीं पूछेगा, है ना। तो ज़बरदस्ती नहीं, हाँ पूछ सकता है 10th बेस परीक्षा में सीधा ये कि डेविड वार्नर का संबंध किस खेल से है, तो आप बोलोगे क्रिकेट से है। किस कंट्री से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। आगे है, रेटल जल विद्युत परियोजना हाल ही में खबरों में रही है। बेसिकली ये किस नदी पर आपको देखने के लिए मिलती है? तो मरुसदार नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम पे, या फिर रावी नदी पर बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो मैंने आपको बढ़ाया 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ये आपको देखने के लिए मिलती है किन के बीच में? तो भारत पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी बेसिकली आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये जो आपको बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिल जाता है, ये चेनाब नदी पर आपको देखने के लिए मिलता है और पाकिस्तान इसका विरोध करता है। पाकिस्तान कहता है अगर आप इसे क्रिएट करते हो चेनाब नदी पर तो आप इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी मिलेगा यहीं। ठीक है, इन दोनों का विरोध करता है बेसिकली पाकिस्तान, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट का बेसिकली विरोध करते हुए नज़र आता है पाकिस्तान, जिसके चलते एक और मीटिंग यहाँ पर करवाई जा रही है, तैसे तैसे करके इसको सुलझाया जाए। लास्ट मीटिंग जो थी वो 2023 में करवाई गई थी। ठीक है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो 850 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 850 मेगावाट आपको मिलेगी। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इसकी क्षमता आपको मिलेगी 330 मेगावाट। ये तो आपको चिनाब नदी पर मिलेगा। ये किस नदी पर मिलेगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, इसका आंसर, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आगे है, कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टानों एकत्रित करने वाला देश पहला बन गया है? बेसिकली वो पहला देश बन गया है जिसने सैंपल्स को कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस ला गया। ठीक है, चैंगी 6 करके इनका बेसिकली मिशन आपको मिल जाएगा। चैंगी 6 ये मिशन आपको मिलेगा, किससे संबंधित मिल जाएगा? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चाइना की स्पेस एजेंसी मिल जाती है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी आपको मिलती है उसका नाम है CNSA। ठीक, सवाल का सही जवाब चाइना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। 53 दिन के आसपास का टोटल समय लगा है जिसमें ये आपको सैंपल इकट्ठे करते हुए वापस पृथ्वी पर आते हुए नज़र आता है। ठीक, तो देखिए ये यहाँ पर कुल मिला के 10 करंट अफेयर की खबर थे, 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करते हैं, मगर देखो स्टैटिक जीके में मुझे आपका सहयोग चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं स्टैटिक के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपको होमवर्क के रूप वाला क्वेश्चन जो है वो प्रदान कर रहा हूँ ताकि आपके पास जवाब देने के लिए कुछ हो। एक क्वेश्चन तो मैंने वो छोड़ा है, किशन गंगा नदी, मतलब बेसिकली किशन गंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 330 मेगावाट आपको मिल जाती है, वो किस नदी पर मौजूद है। साथ के साथ एक क्वेश्चन ये है कि सेना का अगला उप प्रमुख किसे बनाया जाएगा, मतलब बेसिकली हु इज़ सेड टू बी नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। और मैं फिर जाने से पहले एक बार आप सभी लोगों को कहूँगा कि मैं हमेशा यही मानता हूँ कि यार देखो मैंने उस कंटेंट के लिए बहुत मेहनत करी है, तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि यार मेरी कोई क्लास मिस हो जाए। हाँ, जिस दिन नहीं बनाया है वो एक अलग बात होती है कि यार कंटेंट बनाया ही नहीं है, वो एक अलग चीज़ होती है कि फिर नहीं जाना है, छुट्टी है। मगर कंटेंट बना रखा है, ऑलरेडी 2-2.5 घंटे मेहनत कर रखी है, उसके बाद मैं ये सोचूं कि यार छोड़ दी जाए क्लास, तो फ़ायदा नहीं है। और आप खुद देखोगे ना तो आपने तो 40 मिनट में देख लिया, मगर इस 40 मिनट के कंटेंट को बनाने के लिए इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है शायद मैं कई बार इस चीज़ को आपको बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक टीचर बहुत मेहनत करता है पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी आप लोगों के लिए। और यकीन मानिए शायद अगर मैं किसी और नौकरी में होता तो शायद घर से ही फ़ोन करके बोल देता भाई इतनी बारिश है मैं नहीं आ पाऊँगा। मगर मैं मानता हूँ कि जैसे एक जवान, एक सेना का जवान जो होता है वो हमेशा तैनात रहता है सीमा पर, वैसे ही एक शिक्षक की जॉब होती है, एक नौकरी टीचर की होती है,
हमें पता है कि आप कहीं ना कहीं हम पे निर्भर करते हैं, हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे, क्वेश्चन पहुंचाएंगे, तो आपका एक दिन का 2 घंटे 2.5 घंटे का काम जो है हो जाता है। उसके बाद आप अपने अन्य सब्जेक्ट्स को उठा पाते हो। वो उसी भरोसे के चलते हम अपनी ड्यूटी को अपना फ़र्ज़ मानते हैं, जिम्मेदारी मानते हैं और आपके सामने डेली बेसिस पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, जिसके चलते क्लास मेरी डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि बारिश तो आप देखते हैं कि रहेगी। मैंने रेनकोट वेनकोट सबको इंतज़ाम कर लिया है, मगर यार जब दिल्ली ही डूब जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे ही आ सकता हूँ। उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इसका मुझे ऑल्टरनेटिव जल्दी ही मिल जाए, ताकि क्लासेस मेरी डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों के साथ अलविदा मतलब कहूँगा इस क्लास से। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपनी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।